तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर वालों की सीरीज़ के अंदर। तो सेकंड पेपर हम देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले जो आपका पॉलिटी का सेकंड पेपर है उसको हम अध्ययन करने वाले हैं और लगभग हमने 7 चैप्टर अध्ययन कर लिया था। पिछला वीडियो हमने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में देखा था, ठीक है। लगभग छोटे वाले प्रश्न उसमें हमने कवर कर लिए थे। आज हम बाल गंगाधर तिलक को देखते हैं, जिन्होंने एक नारा दिया था और ये नारा आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इस नारे को आप बखूबी जानते होंगे, याद भी करते होंगे। और ये देखिए, यह है हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लोकमान्य इनकी एक उपाधि थी और ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का चित्र है, फोटो है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक कविता से, एक रणघोष के द्वारा हम पढ़ लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्रतीक था आज़ादी अभियान का, जिसको मिला लोकमान्य का उपनाम था, तिलक उसका नाम था। बाल विवाह विध्वंसक वो, राष्ट्रवाद का प्रतीक पुरुष वो, खगोल और गणित का ज्ञानी भी वो, भविष्य दृष्टा और प्रतिभावान चिंतक वो। जन्मसिद्ध अधिकार कहा जिसने स्वराज को, जिसका उद्देश्य समाज का उत्थान था, तिलक उसका नाम था। वो उठा था विधवाओं के अधिकार के लिए, वो अडिग था कुरीतियों के संहार के लिए। उसके आगे आए असंख्य विरोधी, लेकिन वो लड़ा समाज से, समाज में सुधार के लिए। वेतज्ञ संस्कृत ज्ञानी वो, गंगाधर विद्वान था, इस भारत भूमि का अद्विक वरदान था, लोकमान्य तिलक उसका नाम था, ठीक है। तो इस कविता से भी हम उनके कैरेक्टर को और उसके जो भी अधिकार हैं, जो भी उनके विचारधारा है, हम उसके समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो स्वराज को उन्होंने महत्व दिया। आपसे बाई चांस अगर आप पूरा वीडियो ना देखें और आपसे पूछ ले कि जन्म से जो लोकमान्य तिलक के उनके विचार लिखिए, तो एक तो हमारा पहला विचार, उनका प्रमुख विचार, उनकी प्रायोरिटी है वो स्वराज को, यानी कि स्वराज तो हमें लेना ही है हर हालत में। फिर देखिए समाज का उत्थान था, यानी कि वो एक सामाजिक जो है उद्धारक थे, समाज की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने में विश्वास रखते थे। विधवाओं के अधिकार के लिए, जो पुनर्विवाह है उनसे रिलेटेड जो भी अधिकार है, उन विधवाओं के पुनर्विवाह उनके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षरत रहे थे। फिर जो कुरीतियों के संहार, जो भी समाज में अदर कुरीतियाँ थी, ठीक है, और जो भी उनके विरोधी थे उनसे भी वो लड़े और उनसे उन्होंने ज़्यादा परवाह नहीं की, ठीक है। तो वो और वेतज्ञ थे, संस्कृत ज्ञानी थे, वो सारी चीज़ें हमने उनके मतलब इस कविता से हमने पूरा उनका कैरेक्टर जज कर लिया कि आखिर उनके विचार किस प्रकार के थे और वो किस प्रकार के रहे थे। वास्तव में बहुत ही महान पुरुष हुए थे। चलिए अब इनके प्रश्न उत्तर की ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं, हम देख लेते हैं डायरेक्ट उनके आज के प्रश्न उत्तर जो आपके परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न ही सबसे मोस्ट प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तिलक के अखबारों के नाम लिखिए। यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन से अखबार प्रारंभ किए, समाचार पत्र प्रारंभ किए। तो देखिए 2 समाचार पत्रों का प्रमुख नाम आता है, एक तो मराठा और केसरी। अब कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, कौन सी लैंग्वेज में ये अखबार निकलते थे, वो भी कभी कभार पूछ लेता है। ज़्यादातर कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंग्रेजी में शुरू किया गया जो समाचार पत्र है वो कौन सा था, तो मराठा था, ठीक है। ध्यान रखना, जो मराठा है वो अंग्रेजी में था और जो केसरी है वो मराठी में था, हिंदी में नहीं था। वो मराठी और अंग्रेजी 2 ही भाषा थी, ठीक है। केसरी मराठी, आप इस प्रकार याद रख लेना। फिर अगला प्रश्न देखिए, तिलक के स्वराज्य प्राप्ति के 4 साधन बताइए। साधन मतलब 4 तरीके उनके, मतलब उन्होंने स्वराज को प्राप्ति के 4 साधन कौन से बताएं कि किस प्रकार हम स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमें पता है कि स्वदेशी, यानी कि वो स्वदेशी चीज़ों पर बल देते थे कि हमें स्वदेशी ही, यानी आत्मनिर्भर वाली बात होगी, जो जैसा मोदी जी कह रहे हैं ना, आत्मनिर्भर बनो आत्मनिर्भर बनो, तो वही बात मान लीजिए कि जो स्वदेशी है, आत्मनिर्भर वाली बात है। फिर बहिष्कार, बहिष्कार मतलब जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिस प्रकार अवज्ञा उस प्रकार की चीज़ें ये भी मानते थे, ठीक है। गांधी जी इनके विचार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और लगभग समकालीन ही थे, ठीक है। तो इनके विचार लगभग सेम थे। स्वदेशी, बहिष्कार, फिर राष्ट्र शिक्षा, यानी राष्ट्रीय शिक्षा, सभी को शिक्षित होना जरूरी है, तभी तो जागरूक होगी जनता। जब जनता जागरूक होगी तभी तो सारी चीज़ें उनको समझ में आएगी। शिक्षा से ही सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। फिर निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध वही है कि हमें उसका मतलब काम हमें नहीं करना है और हमें उनका जो विरोध करना है, वो कुछ भी हमें आज्ञा देंगे, मतलब वही अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन वाली बात होगी कि हमें उनकी आज्ञा नहीं माननी है और उनका प्रतिरोध करना है, उनका विरोध करना है। ये 4 तरीके तिलक ने बताए हैं स्वराज्य प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार स्वदेशी चीज़ें हम प्रमोट करेंगे, बहिष्कार कर देंगे, उनका राष्ट्रीय शिक्षा होगी, और जब निष्क्रिय प्रतिरोध करेंगे तो क्या है कि जो अंग्रेज है वो तंग होकर अपने आप ही इस देश को छोड़ देंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने भी इसी प्रकार के 4-5 साधन बताए थे और गांधी जी भी इसी मार्ग पर चले थे, ध्यान रखना आप लोग। फिर देखिए तिलक का निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अलग कलर से मैंने हाईलाइट किया, बाकी प्रश्न रेड कलर से हैं, लेकिन ये देखिए आप ब्लू कलर से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निष्क्रिय प्रतिरोध, जैसा हमने
अभी पीछे पढ़ा है कि स्वराज्य प्राप्ति हेतु एक साधन जो अहिंसा व स्वेच्छा पर आधारित सामूहिक असहयोग की नीति है, यानी वही है कि हमें उनकी बात नहीं माननी है और हमें उनका कोई भी ऑर्डर हमें पूरा नहीं करना है, और हिंसा के साथ नहीं, अहिंसा के साथ, यानी हमें कोई भी हिंसा नहीं करनी है, मारपीट वगैरह झगड़ा वगैरह कुछ नहीं करना है। वो जो काम कहेंगे हम चुपचाप उसको नकार देंगे, उनका विरोध कर देंगे, बस स्वेच्छा पर आधारित सामूहिक असहयोग की नीति, हमें सहयोग तो किसी भी हालत में उनका नहीं करना है। यही तो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन है कि हमें विनय के साथ उनकी आज्ञा को नहीं मानना है, ठीक है। तो ये निष्क्रिय प्रतिरोध और सविनय जो अवज्ञा है वो बिल्कुल सेम सेम है, लगभग उनके जो भी आप सिद्धांत कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पिछले अगर आपके पास पेपर नहीं है पिछले सालों के, तो आप टेलीग्राम पर जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर एक चैनल अन्य है, एक टेलीग्राम चैनल है जो प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करवाता है, खासतौर पर एमडीएसयू यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग जो ग्रुप बने हुए होते हैं, तो आप टेलीग्राम पर जरूर सर्च कीजिएगा, आप इतना हाथ पैर तो मार लीजिएगा। मैं देखता हूँ कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, फार्म लगा देते हैं। फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, फॉर्म लगा देते हैं और उसके बाद में क्या है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक क्या करते हैं, कॉलेज जाते ही नहीं है, देखते नहीं है कॉलेज में क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्या अपना एग्ज़ाम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और जब एग्ज़ाम आता है तो फिर सीरीज़ लेके आते हैं 2 दिन पहले एग्ज़ाम के, और वो पढ़ते भी नहीं है, वो रात को एक दिन खोलेंगे और जो लघुचात अति लघुचात में छोटे वाले पर्सन है वो पढ़ेंगे, सुबह तक वो पढ़ के वही पढ़ेंगे और फिर चले जाएंगे एग्ज़ाम देने। फिर जब रिजल्ट आता है तो किसी पेपर में ड्यू आ जाता है, किसी में फेल हो जाते हैं, इस प्रकार के जो रिजल्ट आते हैं बड़ा बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि क्योंकि आप लोग जो है 1 साल आपके पास, लगभग 1 साल का समय आपको दिया जाता है कॉलेज के द्वारा, फिर भी आप उतना भी नहीं, आप लगभग 36 नंबर भी नहीं ले पाते हो, तो ये बड़ी मुश्किल बात है। और अगर मैं आप मेरे साथ रहोगे, आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे, हमें फॉलो करेंगे, तो मेरी गारंटी है आप लोग क्या करोगे, 36 तो दूर, आप 36वां 72 नंबर भी आसानी से ले आओगे, बिना किसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान, स्मार्ट रहना आपको, ठीक है। आजकल दुनिया स्मार्ट हो गई है, ठीक है। आपको ज़्यादा पढ़ाकू भी नहीं होना है, आपको स्मार्ट तरीके से सब कुछ चीज़ें मैनेज करनी है, तभी आप ज़िंदगी में और इस यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक है। तो किस चीज़ की बात कर रहे थे हम, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तिलक के राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रमुख विचार बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रमुख विचार, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, उससे संबंधित जो भी विचार है वो हमें पूछे गए हैं, ठीक है। शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, लोकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये उनका पहला विचार था कि हमें जो भी शिक्षा दी जाए वो जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनको लोकल भाषा में दी जाए। जैसे हम मारवाड़ी ज़्यादा बोलते हैं तो मारवाड़ी में शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है ना। तो मारवाड़ी में शिक्षा दी तो जो बच्चा है छोटा छोटा और जो भी अनपढ़ लोग हैं वो ज़्यादा समझे मारवाड़ी। भाई आप स्कूल जाओ मारवाड़ी में ज़्यादा चीज़ समझा, ठीक है ना। तो ये वास्ते कहीं है कि तिलक का पहला विचार आई है कि शिक्षा मातृभाषा में, लोकल लैंग्वेज में, उनकी मदर टंग में देनी चाहिए, ठीक। फिर भारतीय भाषाओं की एक लिपि हो, लिपि का मतलब जिससे हम लिखते हैं, जैसे अभी हम ये टेक्स्ट जो लिखा है, ये जो भी लाइन लिखी है, ये वाक्य लिखा है या प्रश्न लिखा है, ये कौन सी लिपि में लिखा है वो आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये देवनागरी लिपि के अंदर लिखा गया, तो इसी प्रकार भारतीय भाषाओं की एक लिपि होनी चाहिए, ये ऐसा तिलक का मानना है, ठीक है। फिर अगला उनका जो पॉइंट है वो है हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इससे हिंदी को लेकर आज तक डाउट है, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ठीक है। वो उस समय से मांग हो रही थी हिंदी राष्ट्रभाषा बनाऊं, मगर हुआ क्या दोस्तों, आज तक हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। आपको इस कन्फ्यूज, अगर आप सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो आप गलत सोचते हैं। राष्ट्रभाषा अपनी हिंदी नहीं है, अपनी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ना तो इंग्लिश है ना हिंदी है। इंग्लिश और हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अपनी जो गवर्नमेंट है, अपने जो भी काम होते हैं गवर्नमेंट के प्रशासनिक जो भी काम उसके, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश राष्ट्रभाषा और हिंदी राष्ट्रभाषा होना चाहिए। मेरा दोस्तों ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि हिंदी को वास्तव में राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं जो भी हम अपने आसपास, हमें तो अभी क्या है कि थोड़े गांव में तो अभी इसका माहौल कम है, बाकी सिटी या किसी शहरों में जाएंगे तो हिंदी के साथ साथ वहाँ पे इंग्लिश भी घुस गई है, मतलब हिंदी में भी अब अंग्रेजी का बोलबाला हो गया। अब हिंदी के वर्ड हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, जैसे हमें हिंदी में बात करते करते इंग्लिश में हम ऐसे बोलने लग गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली कि हिंदी अब आने वाले टाइम में हिंदी बिल्कुल लुप्त हो जाएगी, जैसे हमने संस्कृत को कर दिया। संस्कृत को आप अगर एक यूट्यूबर को जानते होंगे जिसका नाम है मिस्टर इंडियन हैकर, ठीक है, उनका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कुछ अपनी लास्ट में चीज़ें दफनाई थी ज़मीन के अंदर, कुछ ऐसा वीडियो था जिसमें उन्होंने बिल्कुल एक सच्ची बात कही थी, मुझे अभी तक वो याद है। और कभी कभी मैं उस बारे में सोचता हूँ कि उन्होंने कहा कि जैसे हमने संस्कृत को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल उन्होंने एक यही बात कही कि हमने जैसे संस्कृत को ख़त्म कर दिया, हम लुप्त हो गई, हम संस्कृत को इसको तोड़ मरोड़ कर हिंदी और बाकी जो
फॉरेन लैंग्वेज आई थी तो संस्कृत हमारी ख़त्म हो गई थी। उसी प्रकार की अब क्या है कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा को भी खतरा है। मतलब खतरा इस बात से है कि इंग्लिश हम लोग ज़्यादा महत्व दे रहे हैं इंग्लिश को, हिंदी को हम कम महत्व दे रहे हैं। और आप जानते हैं सेलिब्रिटी से लेकर आजकल जहाँ पे जाओ इंग्लिश का बोलबाला है। तो आप इंग्लिश सीखो, ज़रूरी है इंग्लिश सीखना, मैं ऐसा नहीं कहता। सब लोग जो भी एक अच्छे विद्वान है वो ऐसा आपको यही बोलेगा कि इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि ये एक बाकी देशों की भी भाषा है तो हमें सब चीज़ें जाननी है, मगर अपनी जो है मदर टंग जो लोकल चीज़ें हैं वो हमें भूलनी नहीं है। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ये तो मेरा भी मानना है। आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बताओ कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब संविधान बनाया गया था तो ये हिंदी को राष्ट्रभाषा बना रहे थे, मगर कुछ लोगों ने इसका विरोध कर दिया कि अभी हमें राष्ट्रभाषा की ऐसी चीज़ें क्यों सोच रहे हैं हम, अभी तो हमारे भारत पाकिस्तान का विरोध हुआ है, हमें देश के लिए कानून बनाना है, बहुत सारी चीज़ें थी। सो चीज़ें आड़ी आ रही थी जब देश का विभाजन हुआ, देश आज़ाद हुआ तो कोई यह तो है नहीं कि भाई कि देश आज़ाद हो गया यार मज़ा करो ऐश करो। तो सो चीज़ें मतलब 50 चीज़ों की समस्या थी वो, तो कुछ लोगों ने सुझाव ये दिया कि अभी हम ऐसी चीज़ें जो अभी हमारे लिए काम की नहीं है, जैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, ये इसको हम अभी क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में, हम उसको बाद में सोच देंगे। जो आगे की सरकारें आएंगी वो सोचती रहेगी और 15-20 साल के बाद में वो अपने आप कर लेगी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। अगर उस समय बन जाती तो हिंदी आज हमारी राष्ट्रभाषा होती थी, मगर उस समय संसद जो संविधान सभा उसने कहा कि चलो आगे की जो भी सरकार आएगी वो इसको सोल्व कर लेगी। मगर फिर क्या है, वोट बैंक वगैरह सरकारें भूल गई। आपकी सरकार तो हम सब जो जानते हैं कि सरकार क्या कर रही है, जो काम है वो करता नहीं है सरकार, और जो नहीं काम है वो करती रहती है, ठीक, वोट बैंक वाली चीज़ें हैं। फिर चौथा विचार गंगाधर तिलक का ये था कि राजनीतिक, धार्मिक और तकनीकी शिक्षा दी चाहिए। भाई राजनीतिक शिक्षा तो देनी ही चाहिए, पॉलिटिक्स की चीज़ें। फिर धार्मिक शिक्षा भी अनिवार्य बताइए इन्होंने, धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, लोगों को धर्म से जुड़ा होना चाहिए। अभी धर्म वाली चीज़ें आपको पता है केवल एक ही धर्म के अंदर जो है धार्मिक शिक्षा दी जाती है, और जो कौन सा धर्म है वो भी आप जानते हैं, और कौन सा धर्म जिसमें धार्मिक शिक्षा की बहुत ही कमी है तो वो भी आप जानते हैं। और तकनीक की शिक्षा भी देनी चाहिए हमें, टेक्निकल, पॉलिटिकल और जो रिलीजियस, तीनों प्रकार की चीज़ें देनी चाहिए, ठीक है। तभी एक आदमी सच्चा और सही अर्थ में क्या कहते हैं उसको पढ़ा लिखा माना जाएगा। आजकल हम केवल रट्टू विद्या का प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग बुरा मत माना, हम ऐसा ही करते हैं आजकल। चाहे कॉलेज हो गए, हमने कॉलेज के सिलेबस से कोई मतलब नहीं, कॉलेज की पढ़ाई से हमें कोई मतलब नहीं, हम बस जाते हैं, रट लेते हैं या फिर नकल मार लेते हैं। बहुत बच्चे उड़ीकते हैं, मतलब वेट करते हैं जब पेपर होगा कि पेपर आ जाए, पेपर आ जाए, हमें कोई से पेपर लीक हो जाए, वो सारी चीज़ें। तो मैं मतलब नहीं है कि परीक्षा में क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, आप लीक कर लो, पेपर देख लो, नकल कर लो, इससे कुछ मतलब आप 1 साल में तो पास हो जाओगे, आपके 2 नंबर बता आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे, 5 नंबर बता आ जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी में जो चीज़ आप पढ़ने से समझोगे वो आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी। जैसे आप इनके विचार समझोगे, इनकी जो चीज़ें बताई हुई है, इनके चीज़ें आप समझोगे तो आपकी वो व्यक्तिगत तौर पर ज़िंदगी में आगे बहुत काम आने वाली है। रट के हम जो भी आज तक हमने कोई भी नकल की किसी भी चीज़ की, मान लीजिए कभी एग्जाम में नकल की है, वो हमें आज तक कभी काम नहीं आई है, ठीक है। हम भूल गए हैं वो नकल, मगर जो हमें सच में पढ़ी है, जो हमने चीज़ें समझी है, वो हमें आज तक याद है, और हमें कभी कभार काम आती है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान रखना। फिर देखिए अगला प्रश्न आता है कि तिलक द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मगर कई बार तिलक का ना पूछ कर बाकी जो दार्शनिक है, जो विचारक है, उनके ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मगर कभी कभार ये भी पूछ लेंगे, क्या पता। तो ध्यान रखना, गीता रहस्य और ओरियन, ठीक है, ये 2 पुस्तकें थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। फिर चौरी चौरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये सब लोग जानते हैं। चौरा चोरी जो कांड है वो क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जो आंदोलनकारी थे, जो पुलिस के मध्य हुए हिंसक संघर्ष के फलस्वरूप आंदोलनकारी द्वारा पुलिस चौकी में आग लगाकर सिपाहियों को जिंदा जला देने की घटना हुई थी। भाई आंदोलन चल रहे थे और जो आंदोलनकारी एक जगह चौरी चौरा नामक स्थान पर इकट्ठा हो गए थे, तो वहाँ पे जो पुलिस था, जनरल डायर था, तो उसने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को गोलियां चला दी, और इस प्रकार ये चौरा चौरी कांड हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, आप सब लोग जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक किसी परीक्षा में पूछा गया था, शायद सवाल ये था कि चौरा चौरी जो नामक स्थान है वो है कहाँ, कौन से राज्य में है, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी लाइन और ऐड कर दी है। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, गोरखपुर जिले के अंदर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में ये चौरा चौरी नामक एक स्थान है, ठीक है। ये शायद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, कौन से कॉम्पिटिशन, ये मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, मगर इतने डीप से आजकल कंपटीशन का भी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ठीक है। कॉलेज का लेवल तो कुछ नहीं है, बाकी कंपटीशन का लेवल ज़्यादा। अगर आप साइड में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डीप से चीज़ें पढ़नी चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। आगे का प्रश्न देखिए, तिलक की स्वराज्य की धारणा का मर्म क्या था। स्वराज्य की धारणा का मर्म यही था कि राज्य की शक्ति पर जागृत लोक शक्ति के प्रभावी नियंत्रण में निहित था। मतलब राज्य की शक्ति पर जागृत लोक शक्ति, भाई एक जागरूक जनता होनी चाहिए, जनता की पावर होनी चाहिए उसके अंदर। भाई राज्य का जो भी पावर होगा उसमें जनता का होना चाहिए, वो भी जनता ऐसी नहीं, उसको जनता भी जागरूक होनी चाहिए, जागरूक जनता का पावर होना चाहिए, और उसका नियंत्रण होना चाहिए उस शक्ति पर, राज्य के मतलब
प्रशासन पर, उस प्रकार की चीज़ें, ठीक है ना। आगे का प्रश्न देखिए, तिलक के सामाजिक विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तिलक के सामाजिक विचार और एक तिलक का जो राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में, ये शायद ऐसा कुछ प्रश्न है। 1 मिनट में आपको देख लेता हूँ कौन सा प्रश्न था वो तिलक के बारे में। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा पर, ठीक है। तो इससे ज़्यादा प्रश्न आएगा राष्ट्रीय शिक्षा पर। ये इमेज कौन सी है वो अभी हम आगे देखेंगे। एक तो सामाजिक विचार से ज़्यादा तिलक के राष्ट्रीय शिक्षा पर विचार पूछे जाते हैं। तो देखिए, तिलक भारतीय समाज में लगभग सभी बुराइयों के से सुपरिचित है। भाई, हम अभी एक कविता पढ़ी थी ना हमने वीडियो की स्टार्टिंग में, तो हमने उसके सारे कैरेक्टर हमने मतलब उनके एक कैरेक्टर का स्पेसिफिकेशन हमने देख लेता है कि तिलक किस किस चीज़ों से जानते थे और उनका व्यक्तित्व कैसे था। उन्होंने विशेष जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को दूर करने के क्षेत्र में कार्य किया। इस विषय में सने मतलब धीरे धीरे तथा जनता को साथ लेकर कार्य करते थे। धीरे धीरे वो काम करते रहते थे और जनता के साथ में मिलकर काम कर रहे थे। वे बाल विवाह के विरोधी होने के साथ साथ विधवा विवाह के समर्थक थे। वैवाहिक समारोह में मद्यपान का निषेध हो, दहेज प्रथा समाप्त की जाए तथा समाज सुधार में लगे लोग अपनी आय का 10वां भाग जन सेवा में लगाए, ये उनका विचार था। भाई, जो ये उनका मानना था कि दहेज प्रथा, ये मद्यपान मतलब जो शराब वगैरह वो सारी चीज़ें उनको बैन करनी चाहिए, वो ऐसा मानते थे। समाज सुधार में लगे लोग अपनी आय का 10वां भाग जन सेवा में लगाए, मतलब जितनी भी उनकी आय है तो उनका 1/10 भाग है वो जन सेवा में लगाए, लोगों की भलाई के लिए लगाए। ये उनके सामाजिक विचार थे, ठीक है। अब एक दोहा मैं आपके लिए, एक अच्छी सी लाइन आपके लिए पढ़ देता हूँ, ठीक है। कहाँ गई वो, गायब हो गई, जिससे सुनकर आप लोग वास्तव में कहोगे, ख्वाहिशों का महुला बहुत बड़ा होता है, बेहतर यही है कि हम ज़रूरतों की गली मुड़ जाएं। हमारी जो कामनाएं होती है, हमारी जो इच्छाएं होती है, वो हमारा जो लालच होता है कभी ख़त्म नहीं होता। हमारे पास अगर साइकिल होती है तो हम कहेंगे कि यार उसके पास मोटरसाइकिल है, हमें भी मोटरसाइकिल चाहिए। अगर हम मोटरसाइकिल ले लेते हैं तो कहेगा यार उसके पास कार आ गई है, कार ले लेते हैं। जिसके पास कार है वो कहेगा कि यार इससे बड़ी लग्जरी कार लेनी है। जिसके पास लग्जरी कार है वो कहेगा हेलीकॉप्टर लेना है। जिसके पास हेलीकॉप्टर है वो कहेगा हमें तो एरोप्लेन लेनी है। जिसके पास एरोप्लेन है वो कहेगा कि हमें तो अंतरिक्ष में जाना है। इस प्रकार लोगों की जो है एम्बिशन, इच्छाएं, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ख्वाहिशों का महुला वास्तव में बहुत बड़ा होता है, बेहतर यही है कि हम ज़रूरतों की गली मुड़ जाए। हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ों में सीमित रहनी चाहिए। हाँ, कभी कभार चलता है, मगर ज़्यादा लालच तो बुरी ही बला है। हम पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि लालच वास्तव में बुरी बला है, ठीक है। आजकल ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई है, लालच की वजह से, दिखावे की वजह से लोग एक दूसरे की नकल करने की वजह से आर्थिक रूप से तंग हो जाते हैं। मतलब आर्थिक उनकी स्थिति खराब हो जाती है दिखावे की ज़िंदगी के लिए। एक अच्छा मकान बनाएगा तो वो दूसरे पड़ोसी भी उसको देखकर उससे डबल मंजिल का मकान बनाएगा दिखावे के लिए। उसको ज़रूरत नहीं है मगर वो दिखाने के लिए बनाएगा, ठीक। फिर ये इमेज आप देखेंगे, ए पिक्चर विद 1000 वर्ड्स, ये पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर है, ठीक है ना। अब इस पिक्चर को आप समझ पा रहे होंगे कि ये महिला है, ये काम कर रही है और इसकी बच्ची के लिए इसका टाइम, ये बच्ची रो रही है, मगर इस महिला, ये एक माँ है जो इसके पास टाइम नहीं है कि ये उसकी बच्ची को चुप करा सके, क्योंकि काम है भाई, पेट पूजा तो वही वाली है कि भाई पेट के लिए कुछ मतलब सब कुछ करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इस पिक्चर के बारे में आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट में बताना, ठीक। अब लास्ट का प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिस मत करना, ठीक है। अगर आप अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक के विचार, और यही प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, एक तो उनके अखबार और राष्ट्रीय शिक्षा पर विचार। देखिए, शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित ना हो। मतलब सुलभ बनाने मतलब शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। तो उस समय भी शिक्षा महंगी थी, आज भी शिक्षा महंगी है। कुछ शिक्षक हमारे सामने आ चुके हैं जो मेरे जैसे हैं, जो शिक्षा को क्या व्यापार नहीं बनाना चाहते। बाकी तो लूट मार चल रही है सभी जगह, चाहे अस्पताल जाओ, चाहे किसी कोचिंग में जाओ, चाहे किसी स्कूल में जाओ, सब लोग पैसा 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 दबकर मर जाएंगे पैसे के नीचे। यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए। भारतीयों द्वारा मतलब शिक्षा हमें भारतीयों से ही लेनी है। मतलब अंग्रेज आएंगे तो वो अंग्रेजी चीज़ें सिखाएंगे, अपनी चीज़ों का प्रचार करेंगे, अपनी चीज़ों मतलब जो विदेशी कल्चर है उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अंग्रेज आए तो हमें बहुत सारी विदेशी जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमने अडोप्ट कर लिया। तो उनका मानना था तिलक का कि भाई हमें भारतीयों द्वारा ही शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो अपनी लोकल संस्कृति को बढ़ावा दे, और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए। भारतीय उद्देश्य मतलब भारत की क्या ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें। अब भाई मान लीजिए हम राजस्थान से, अगर हमारे पास कोई यूपी का, बिहार का, उस प्रकार दूसरे राज्यों से टीचर आएगा हमें पढ़ाएगा, तो हमें ऐसा तो है नहीं वो राजस्थान की बातें बताएगा, वो बताएगा यूपी बिहार की बातें। तो हम भी उस प्रकार की कुछ चीज़ें करेंगे। अगर कोई नई चीज़ है तो हम उसको ट्राई करने की कोशिश, मतलब उनका कल्चर हम अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर हमें कोई राजस्थानी टीचर होगा तो वो क्या करेगा, अपनी लोकल चीज़ों को बढ़ावा देगा, भाई लोकल चीज़ें बताएगा, तो हम भी उससे चीज़ से रिलेटेड करेंगे, इंस्पायर होंगे। तो ये बिल्कुल सही मानना था उनका कि भाई शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए।
और शिक्षा को सस्ता बनाना चाहिए। फिर तीसरा विचार, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास शिक्षा से होता है, बिल्कुल ये बात आज सत्य है। लेकिन शिक्षा जो है अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते, हमें शिक्षा केवल मार्क्स के लिए अंकों के लिए ले रहे हैं कि भाई हमें तो पढ़ा कर क्या करते हैं कि हमें तो पास होना है, कुछ भी करके वो सारी चीज़ें हो गई है। तो शिक्षा को अगर हम सही से ढंग से अध्ययन करेंगे, पढ़ने को तो 100 चीज़ें हैं, और अगर हम समझ के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा, उसका विकास होगा, हमारा चरित्र निर्माण होगा। ठीक है, शिक्षा वह सरणी का दूध जो पिया है वो दहाड़ा है। ठीक है, शिक्षा एक शिक्षित आदमी को, एक विद्वान आदमी को कभी कोई नहीं झुका सकता। शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे जनता राष्ट्र जागृति एवं आंदोलन के लिए प्रेरित और संगठित कर सके। यानी शिक्षा से भाई ये तो होना ही है, जो आदमी शिक्षित होगा, जैसा मैंने अभी दो बोला ना कि शिक्षा शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो उनका भी यही कहना है कि भाई शिक्षा से युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित कर देना है, मतलब उनको ट्रेनिंग दे देनी चाहिए कि जो जनता के राष्ट्र जागृति, भाई जनता को जागृति, जो जनता को जागरूक वगैरह करने और आंदोलन जो भी उनके खिलाफ हो रहे हैं, जो भी कानून वगैरह, तो उसके खिलाफ आंदोलन के लिए भी उन्हें प्रेरित और संगठित कर सके, इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए हमें एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो अभी भी हमारे एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे दूर होंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कितना लंबा बन गया है वीडियो, 20 मिनट का बन गया है। मैं सोच रहा था 8-10 मिनट का ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पर्सन भी मैंने कम लिए हैं, मगर क्या कर बन जाते हैं वीडियो। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत।